torque and angular momentum for a system of particles. So अभी तक हमारा डिस्कशन था that was restricted to one particle. हम एक ही पार्टिकल के बारे में बात कर रहे थे. So now there is collection of particles, multiple particles. ठीक है, ये पार्टिकल की सिस्टम हो गई, इसके बारे में हम बात करते हैं. देखो, हमें पता है एंगुलर मोमेंटम L से दिया जाएगा. ठीक है, अगर मल्टीपल पार्टिकल है, सर क्या कह रहे हैं आप, थोड़ा सा बताइए जरा डायग्राम के थ्रू. जैसे इस प्रकार की कोई बॉडी है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ठीक है, और ये जो पार्टिकल है ये इस प्रकार से रोटेट हो रहा है. ठीक है, अब ये बॉडी रोटेट हो रही है. इस बॉडी के अंदर देयर आर मल्टीपल पार्टिकल्स. इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ये इस प्रकार से रहेगा. P1, P2, P3, R1, R2, R3. सही है. सो अगर ये बॉडी रोटेट हो रही है, सो डेफिनेटली इन पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी. आप रोटेशन के थ्रू बता सकते हो कि सर अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो इसके ओमेगा की डायरेक्शन विल बी अपवर्ड. ठीक है, सो ओमेगा है, आर है, तो डेफिनेटली उनकी कुछ लीनियर वेलोसिटी रहेगी बाय रिलेशन v बार इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार, या मैग्नीट्यूड वाइज v इक्वल टू ओमेगा आर. सो लीनियर वेलोसिटी है. लीनियर वेलोसिटी है, बॉडी का कुछ मास है, मतलब उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम रहेगा, मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी. एंड इफ इट इज एट डिस्टेंस r1, ये अगर r1 डिस्टेंस पर है तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा L1 इक्वल टू R1 क्रॉस P1. ये दूसरा जो पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा L2 इज R2 क्रॉस P2. ठीक है, तीसरे का रहेगा L3 इक्वल टू R3 क्रॉस P3. इवन दो आप ऐसा कहोगे कि सर ये सभी पार्टिकल का मास सेम है, स्टिल बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट पोजीशन उनका मोमेंटम डिफरेंट रह सकता है, क्योंकि उनकी लीनियर वेलोसिटी अलग रहेगी. भले ही ओमेगा सेम है, रिजिड बॉडी है, जितना पार्टिकल P1 मूव करेगा उतना ही रोटेशन, उतनी ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल P2 की होगी, बट दे आर सिचुएटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स. ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट पर सिचुएटेड है. हमें रिलेशन पता है v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर मैग्नीट्यूड वाइज. वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इट इज ओमेगा बार क्रॉस आर बार. सो इवन दो ये ओमेगा सेम रहेगा, डिफरेंट पार्टिकल डिफरेंट पोजीशन पर सिचुएटेड है, मतलब आर अलग रहेगा, तो v की वैल्यू अलग रहेगी. मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम डिफरेंट रहेगा, आर भी डिफरेंट है. सो ये L1, L2, L3 मे बी सेम, मे बी डिफरेंट. ठीक है, सो इस प्रकार से each and every particle will have some angular momentum. ठीक है, सो पूरे बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा सर? फिर तो हमें सबका एंगुलर मोमेंटम ऐड करना पड़ेगा. बिल्कुल सही है, जैसे हमने लिनियर मोमेंटम के वक्त किया था. एखादे आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है ऐसा हमने कहा था, और फिर सिस्टम का मोमेंटम मतलब क्या,
सो m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m3 u3 इस प्रकार से लिखा था। सो क्या किया था बेसिकली, सिस्टम का मोमेंटम मतलब सभी पार्टिकल का मोमेंटम हमने ऐड किया था। तो यहाँ पर सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम मतलब सभी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है सर। सो ये एल बार विच इज मोमेंटम ऑफ सिस्टम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। It is angular momentum of system L bar. It is given by L1 plus L2 plus L3 plus and so on up to Ln. जितने भी पार्टिकल होंगे वो सब। These all are vectors. So this is vector sum. इसे ही हम अगर शॉर्ट में लिखना है तो दिस इज एल आई रहेगा, आई वैरी होगा 1 to n तक। ठीक है, बट जैसे हमने लिखा है this L1, L2, L3, it is R1 cross P1, R2 cross P2, L2, L3 will be R3 cross P3। So ये तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, each one is RI उसकी पोजीशन क्रॉस PI, I वैरी हो रहा है 1 to n तक। ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ये क्या रहने वाला है, आर आई क्रॉस पी आई। ऐसे आई कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, पहला पार्टिकल हो सकता है, दूसरा पार्टिकल हो सकता है, पांचवा पार्टिकल हो सकता है, 1515 वाला पार्टिकल हो सकता है। उन सभी को हमने जोड़ दिया तो पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। अब देखो, इसे अगर हमने फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये रिलेशन हमें क्या देगा, डी एल बार बाई डी टी। सर ये डिफरेंशिएट करते मतलब क्या करते हैं, कौन बताएगा? बोलो, हम डिफरेंशिएट करते हैं मतलब क्या करते हैं? हम डिफरेंशिएट मतलब करते हैं मतलब क्या करते हैं, कौन बताने वाला है? उसका इंस्टेंटेनियस क्या है वो फाइंड आउट करते हैं। मतलब क्या, तुम्हारा कहना क्या है? ये dl बाई डी टी लिखा मतलब क्या है? एट इंस्टेंट मतलब वो छोटा सा टाइम टी के लिए उस एल की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करते हैं। आप थोड़ा सा इसे चेंज करना पड़ेगा। दिस इज dt, dt मतलब t और dt में कुछ डिफरेंस है क्या? सो t थोड़ा बड़ा टाइम है, ये छोटा सा टाइम है। इसमें l और dl में कुछ डिफरेंस है क्या? सो dl एक छोटे से टाइम में होने वाला चेंज। ठीक है, सो ये डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब हमारा कहना ऐसा है कि अगर टाइम की वैल्यू थोड़ी सी चेंज होती है, तो इफ वी आर ऑब्जर्विंग फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये एल में कितना चेंज हो रहा है, चेंज इन टाइम, चेंज इन मोमेंटम, डी एल बाई डी टी। छोटे से टाइम के लिए एंगुलर मोमेंटम में हुआ चेंज कितना है, अगर टाइम चेंज होता है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज कितना चेंज होता है। ठीक है, तो इसे आपको लिखना पड़ेगा, इट इज डेरिवेटिव ऑफ समेशन एल आई, आई की वैल्यू चेंज हो रही है 1 to n इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, ये क्या आ जाएगा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एल आई? देखो, ये डेरिवेटिव का साइन अंदर जाएगा, समेशन का साइन बाहर आएगा। यू कैन राइट दिस एज समेशन आई इक्वल टू 1 to n डेरिवेटिव ऑफ एल आई। बट व्हाट इज dl अपॉन dt?
This is torque acting on ith particle. This is torque acting on ith particle. ith पार्टिकल पर एक्ट होने वाला टॉर्क कितना है? ठीक है, क्लियर? तो सर ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सभी पार्टिकल पर एक्ट होने वाला टॉर्क जो रहेगा, अगर उनकी सम अपन करते हैं तो इट इज एक्चुअली चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब देखो ये ith पार्टिकल पर एक्ट होने वाला टॉर्क भी आपको पता है कितना रहेगा, ये इधर लिखेंगे अपन। एक सेकंड, अब देखो ith पार्टिकल पर एक्ट होने वाला टॉर्क क्या रहेगा? तो सर ये ith पार्टिकल पर एक्ट होने वाला टॉर्क विल बी उसकी पोजीशन इनटू उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स। ठीक है, बट अब ये जो ith पार्टिकल पर है इसके ऊपर दोनों भी फोर्सेस ऐड होते हैं। कौन से? दोनों टाइप के, नॉट ओनली टू टाइप। अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है तो एफ एक्सटर्नल भी ith पार्टिकल पर एक्ट होगा एंड एफ इंटरनल भी एक्ट होगा। सही है ना, ये हमने देखा है। ith पार्टिकल ये एक्सटर्नल फोर्स, ith पार्टिकल ये इंटरनल फोर्स। ठीक है, सो अगर ऐसे सभी टॉर्क की हम सम करते हैं तो ये क्या आने वाला है? हमें लिखना पड़ेगा समेशन ऑफ ऑल टॉर्क्स for I equal to 1 to n will be summation of Ri क्रॉस Fi। I की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? ये F फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल इज सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स। सो इसे मैं सम के फॉर्म में लिख सकता हूं। सो ये बन जाएगा समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n Ri क्रॉस Fi एक्सटर्नल प्लस समेशन ऑफ इंटरनल। I इक्वल टू 1 to n Ri क्रॉस Fi। अब ये इंटरनल फोर्स रहेगा। ठीक है, बट ये एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो टॉर्क लगेगा दैट विल बी कॉल्ड एज टॉर्क एक्सटर्नल, और इंटरनल फोर्स के कारण जो लगेगा उसे कहा जाएगा टॉर्क इंटरनल। ठीक है, सो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज एडिशन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क प्लस इंटरनल टॉर्क। बट अब आपको हमारा प्रीवियस डिस्कशन याद करना पड़ेगा। इनके बारे में हमने कुछ कहा था क्या? एफ इंटरनल की सम क्या रहेगी? यस सर, क्या कहा था? 0 because 0
0, और ऐसा क्यों? बिकॉज इंटरनल फोर्स की वजह से कोई मोशन नहीं हो रही। ओके, इंटरनल फोर्सेस के कारण मोशन नहीं हो रही है बिकॉज फोर्सेस आर कैंसलिंग ईच अदर। ठीक है, सभी जो फोर्सेस है वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। हमारा ये मागची स्लाइड दाखव. दाखवणार, एक मिनिट अपन पूरा डिस्कस डेरिवेशन ही देखेंगे, सिर्फ इसे थोड़ा सा समझ लो। तो देखो, इनके ऊपर इस प्रकार से फोर्सेस लगेंगे, सही है ना, ये अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। अब अगर यहाँ पर मैं टॉर्क निकालता हूँ तो मुझे ये फोर्सेस के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है, फोर्स के कंपोनेंट ले लो आप। कैसे कंपोनेंट लेने पड़ेंगे? परपेंडिकुलर टू सिस्टम, परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर एंड अलोंग द रेडियस वेक्टर। यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, परपेंडिकुलर एंड अलोंग रेडियस वेक्टर। ठीक है, अब देखो, जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पर कौन सा पार्ट इसको घुमाने की कोशिश करेगा? ये एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल वाला, ये वर्टिकल वाला एफ साइन थीटा। सो सर ये तो ऐसा घुमाने की Vertical. कोशिश करेगा, वर्टिकल वाला पार्ट। ठीक है, अब ये वर्टिकल नहीं है, हाँ, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस आर इनटू द प्लेन ऑफ, मतलब इस प्लेन में रहने वाला ये। इस प्रकार से अपने को इसे प्लेन में दिखाना है, याला आपण असा प्लेन मध्ये दाखवावं लागेल। ठीक है, सो दे विल रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्क्युलर मोशन ऑफ पार्टिकल, रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी, बरोबर? वैसे ही इसका रहने वाला है। ठीक है, अब देखो, ये जो फोर्सेस है, इस ये जो फोर्स है ये वाला, एंड ये जो फोर्स है, ये इसे इस डायरेक्शन में रोटेट करने वाला है। लेफ्ट वाला फोर्स, राइट वाला फोर्स इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, सही है? सो इस प्रकार से इसके ऊपर टॉर्क लगने वाले हैं। क्लियर? अब हमारा कहना है कि ऐसे सभी इंटरनल फोर्सेस को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सो इंटरनल फोर्स 0 हो जाएगा सभी फोर्सेस की अगर सम करते हैं, बिकॉज ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर ऊपर वाला पार्टिकल भी इसे खींचने वाला है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन इस प्रकार से रहेगी। इसका कंपोनेंट लेंगे तो वो इस प्रकार से रहेगा, वो इसे इधर से घुमाने की कोशिश करेगा। सो ऐसे सभी का इफेक्ट अगर देखेंगे तो इंटरनल फोर्सेस के कारण ये घूमने वाला नहीं है। क्लियर? ये सिर्फ हमने एक पेयर का निकाला, ऐसी बहुत सारी पेयर रहेगी। इसे भी इधर से कोई खींचने वाला रहेगा, ये फोर्स की डायरेक्शन इधर रहेगी, सो इसके कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर रहेगा। सो ये कंपोनेंट इसे इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। सो ओवरऑल जो इफेक्ट होने वाला है इंटरनल फोर्सेस के कारण जो टॉर्क लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंटरनल फोर्सेस के कारण टॉर्क नहीं लग रहा है पार्टिकल पर सभी पार्टिकल का जो कलेक्टिव इफेक्ट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। ठीक है, सभी पार्टिकल का कलेक्टिव इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे और फिर फाइनल वर्जन लिखते हैं।
ठीक है, इसलिए इंटरनल टॉर्क जो रहेगा, सभी इंटरनल टॉर्क के एडिशन विल बी 0. सो जो कोई भी टॉर्क रहेगा दैट विल बी द एक्सटर्नल पार्ट. एंड अगर ऐसा है तो हमारा ये रिलेशन ये क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ टॉर्क इंटरनल टॉर्क ऑन ith पार्टिकल. ये क्या है, समेशन ऑफ टॉर्क ऑन ith पार्टिकल is dl by dt. So basically dl by dt is equal to summation of torque acting on ith particle is equal to summation of torque acting on ith particle is total torque. So is equal to total external torque plus total internal torque, but total internal torque is 0 हो जाएगा. So dl by dt is torque external. इसलिए हम लिखेंगे dl by dt equal to torque external. ठीक है, रहेगा ध्यान में. यस सर. ओके, चलो एक बार पीछे की स्लाइड देखो. क्या कहा हमने, हमने कहा कि हमें ये तो रिलेशन मिल गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल हैपन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क. अब हम कह रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा मतलब क्या होगा, तो dl by dt 0. इसका मतलब क्या है, L चेंज नहीं हो रहा है, समय के साथ L चेंज नहीं हो रहा है, मतलब चेंज इन L इज 0. दैट इज L की वैल्यू विच इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज 0, is constant, it is not changing. That is angular momentum of system will be conserved if external torque acting on the system is 0. ठीक है, रहेगा ध्यान में. यस सर. ओके, बहुत बढ़िया. सो अब आपको ध्यान में आ जाएगा कि अरे सर ये तो बिल्कुल हमारे लीनियर मोमेंटम जैसा है. एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जिस प्रकार से कंजर्व होता है, बिल्कुल वैसे ही अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा. ठीक है, ठीक है. यस सर. ओके, बहुत बढ़िया. सो अब देखो, एक मिनट है. The time rate of the total angular momentum of system of a particle about system of particles about a point, कौन से point के about, taken as the origin of our frame of reference. मतलब कि अगर हमारे सिस्टम का कोई ओरिजिन है
सो इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये जो हमारी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम का टाइम रेट मतलब dl/dt किसके अबाउट, टेकन एज द ओरिजिन अबाउट अ पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट, टेकन एज द ओरिजिन ऑफ आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, सम ऑफ द एक्सटर्नल टॉर्क्स, सम ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क्स दैट इज टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस यहाँ पर रोल नहीं प्ले करने वाले हैं, एक्टिंग ऑन द सिस्टम टेकन अबाउट द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट के अबाउट एक्सटर्नल फोर्सेस जो टॉर्क जनरेट करने वाले हैं उसके सम के इक्वल ये रहने वाला है। ठीक है, जो हमने डिराइव किया वही हमने लिखा है। द टाइम रेट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम अबाउट द सेम पॉइंट। ठीक है, एंड जिस प्रकार से लिनियर मोमेंटम कंजर्व होता है ये हमने देखा है, उसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। जिस प्रकार से लिनियर मोमेंटम कंजर्व होता है उसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। सही है क्या? सर एक डाउट था इसी में। बोलो। सर एंगुलर मोमेंटम अगर सिस्टम का कंजर्व हो रहा है तो नेसेसरी है क्या कि हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? सिस्टम का कंजर्व हो रहा है मतलब हर पार्टिकल का कंजर्व होगा, बिकॉज हमने क्या कहा है, अगर पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है तो ये नहीं होगा, सिस्टम का कंजर्व होगा फिर। ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन होगा, पार्टिकल की पोजीशन अगर चेंज हो गई तो उस पार्टिकल का चेंज होगा। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बैले डांसर, हम जाएंगे उसके तरफ, एक्चुअली उसके लिए हमें 2-3 चीजें देखनी है। तो अगर जैसे यहाँ पर somehow if you can manage to change the position of P3 की पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है, सो P3 की रेडियस चेंज हो जाएगी, रेडियस चेंज हो गई तो इसका R चेंज हो जाएगा, R चेंज हो गया तो उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम चेंज हो गया। बट ये चेंज करने के लिए अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स ने नहीं किया, दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स, तो कहीं ना कहीं दूसरे जगह पर आपको एंगुलर मोमेंटम ये इंक्रीज हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ओके सर।